हेलो स्टूडेंट, मैं राजविंदर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डावला सक्सीड विजन में। हमने कुछ दिन पहले जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो किया था इनकम अंडर हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। आज की क्लास भी उसी के रिगार्डिंग है। आज वही चैप्टर आगे हम कई दिनों से चल रहा है, वही चैप्टर कर रहे हैं। और आज हम कल हमने सेक्शन 35 कंप्लीट किया था और आज हम करेंगे 36। और सेशन को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें और वीडियो पे कमेंट जरूर किया करें। और आज चलो स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा सेक्शन रहने वाला है? सेक्शन 36 जो हमें बताता है, जो हमने कल 35 तक की थी, उसके अलावा जो अदर डिडक्शन है उसके बारे में हमें ये सेक्शन बताता है। हमने जो डिडक्शन की थी वो सेक्शन 30 से शुरू की थी और 35 तक अभी तक कर ली, ठीक है। और आज हम करेंगे सेक्शन 36 जो अदर डिडक्शन बताता है। ये मतलब इनके अलावा जो डिडक्शन होती हैं जो नॉर्मल हमारे बिजनेस के दौरान जैसे खर्चे होते हैं उनके बारे में ये बताता है। उसमें से पहली डिडक्शन है 36(1), जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये किसका इंश्योरेंस प्रीमियम है जो हमें पे करते हैं, जब हम पे करते हैं उसकी डिडक्शन मिलती है। किसका होता है? ये स्टॉक का होता है हमारा, ठीक है। स्टॉक का होता है और स्टॉक जो बिजनेस में हमारे होता है उसका स्टॉक, ठीक है, जो बिजनेस में होता है जो स्टॉक का है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करते हैं। कई बार हमें मान लीजिए लॉस हो गया कोई, या हमारे बिजनेस में कोई ऐसे कोई अचनचेत कोई दुर्घटना होगी, उसका हम इंश्योरेंस प्रीमियम करवा के रखते हैं, उसकी हमें ये डिडक्शन मिल जाती है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है। अब दूसरा, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। ये क्या है? एक तो पहले तो ये तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं उनके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम जो उनका स्टॉक होता है उस पर करवा देते हैं। अब जो फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, इनका काम क्या होता है? मिल्क का होता है, मिल्क सेल का। ये मिल्क खरीदती हैं, ये इंश्योरेंस प्रीमियम करवा लेते हैं। किसकी करवाती हैं? ये इंश्योरेंस प्रीमियम लाइव स्टॉक की, जो मतलब बफेलो वगैरह होते हैं उनकी करवाती है। और बफेलो किसकी होती हैं? जो इनके यहाँ दूध डालते हैं ना, इनके जो फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूध पाते हैं, जो जो दूध लाते हैं, जो दूध डालते हैं, इनको जो देते हैं, उन जो इनको जो बंदे देते हैं, जो मतलब पर्सन्स होते हैं, उन पर्सन्स की जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करवा देते हैं, उनकी जो फैलो रखी होती हैं वो पर्सन की, ठीक है। ये फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को उनकी डिडक्शन मिल जाती है। अब तीसरा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। ये हमारा तीसरा पॉइंट। यहाँ पे तो प्रीमियम पे किया था एम्प्लॉयर ने स्टॉक के रिगार्डिंग, और यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है कौन? एम्प्लॉयर कर रहा है हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय की, इसकी भी डिडक्शन मिल जाती है। जब अपने जो उसके यहाँ काम करते होते हैं एम्प्लॉय ना, उनकी लाइफ की या उनकी सेफ्टी के लिए वो इंश्योरेंस और प्रीमियम पे करता रहता है मंथली या एनुअल जो होती है, ठीक है, पॉलिसी होती है उसके रिगार्डिंग, और उसको वो डिडक्शन मिल जाती है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड की। अब चौथी बात, ये तो थी इंश्योरेंस प्रीमियम की और ये तो इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। अब बोनस एंड कमीशन, इसकी भी डिडक्शन मिल जाती है, बोनस एंड कमीशन।
ये बोनस एंड कमीशन एम्प्लॉय ने दिया हो एम्प्लॉय को ड्यूरिंग मतलब ऑफिस जो बिजनेस के जो उनके बिजनेस में काम कर रहे हैं एम्प्लॉय उनको दिया है बोनस एंड कमीशन, और ये डिडक्शन मिल जाती है। अब फिफ्थ है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब इसकी डिडक्शन कैसे मिलती है, इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल। अब कोई भी जब कोई जो बंदा बिजनेस कर रहा है, ठीक है, जिसका बिजनेस है वो कैपिटल जैसे उसने मान लीजिए कोई एम्प्लॉय कैपिटल लेना मतलब पैसा लिया किसी से, उस पर इंटरेस्ट दे रहा है, वो इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, और उससे इंटरेस्ट पे इसको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन इस पे एक बात ध्यान जो होती है, अगर वो कैपिटल जैसे मान लीजिए उसने कैपिटल एसेट खरीदी या कोई भी कैपिटल पे इंटरेस्ट जब उन्होंने बोरो की, ठीक है, लोन लिया उसने, तो जैसे वो एसेट जब यूज होने से पहले, ठीक है, जिस एसेट के रिगार्डिंग लोन लिया, एसेट पुट टू यूज होने से पहले पहले ठीक है, वो जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, वो कैपिटलाइज हो जाएगा, इसी के अंडर आ जाएगा। और इसके बाद वाले की डिडक्शन इंटरेस्ट के रिगार्डिंग मिलेगी। है तो ये भी इंटरेस्ट है, जैसे मान लीजिए उन्होंने किसी एसेट पे लोन ले लिया या किसी एसेट को लेने के लिए लोन ले लिया, अब वो एसेट अभी हमने खरीदी है, हमने लोन लिया मान लीजिए जैसे जनवरी में लिया और हम देखते रहे, जनवरी में लोन ले लिया अभी एसेट खरीदने कोई, अब हम एसेट को देखते रहे, कभी कहाँ दूसरी जगह देखने गए कहीं दूसरी जगह, अब हमें जो एसेट अच्छी लगी वो हम खरीद लाए मार्च में, ठीक है, अब एसेट मार्च में लाए, हमने जनवरी में लोन लिया था, एक दो महीने हमने एसेट देखते ही रह गए भी कौन सी एसेट खरीदें, अब वो एसेट भी खरीद ली, अब एसेट हमारी मार्च में पड़ी है, अब हमने अभी ऑफिस हमने फैक्ट्री में लगा दी, प्रेमिसेस में हमारे आके हमने उसको इंस्टॉल कर दिया, अभी हमने यूज नहीं किया, अब हमने उस पे प्रोडक्शन शुरू ही नहीं किया, अभी हमने उसको यूज नहीं किया उसका, लेकिन जब हम उसका यूज मान लीजिए हमने जनवरी में लाए, मार्च में हमने मशीन फैक्ट्री में लगा दी, और उसके बाद हमने उस पर जो काम करना था जो पहली बार यूज हुई मान लीजिए वो मई में हुई जाके, और इससे पहले जो जितने मंथ का होगा इंटरेस्ट होगा ना, जैसे जनवरी में हमने तो लिया था, अब मई तक का जो इंटरेस्ट पीरियड इंटरेस्ट होगा इसका वो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल में जुड़ जाएगा, इसके मतलब इसकी एसेट की वैल्यू में जुड़ जाएगा, और उसके बाद जो इंटरेस्ट होगा वो सिंपल इंटरेस्ट लेंगे। कब हमने देखना है, जब एसेट हमने पुट टू यूज की उससे पहले वाली जो इंटरेस्ट की वैल्यू होगी वो एसेट की वैल्यू में ऐड कर देंगे, और उसके बाद वाली हम नॉर्मल डिडक्शन ले लेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल पे। अब देखिए सिक्स है जीरो कूपन जीरो कूपन बॉन्ड। अब ये क्या होता है जीरो कूपन बॉन्ड, अब कंपनी ने जीरो कूपन बॉन्ड इशू किए, ठीक है, और इशू करने इनकी जो हम डिडक्शन मिलेगी वो कैसे मिलेगी, जो जैसे मान लीजिए इसकी इशू वैल्यू थी कोई, जब यहाँ पे इशू किए होंगे और उसके बाद इन्होंने रिडीम कर लिए जो वैल्यू पे रिडीम किए, अब इसके दौरान जो वैल्यू में जो डिफरेंस होगा उसकी हमें डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है, इशू वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू पे। और इसका पीरियड कैसे माना जाता है, बॉन्ड का भी कितना पीरियड होगा, जब इशू किया था उस वाले केस में और जब रिडीम किया था, अब यहाँ पे जो कितने साल हो गए, ठीक है, जब इशू किया और रिडीम किया इनके बीच के जो साल हैं वो इसकी जीरो कूपन बॉन्ड की क्या मानी जाती है, लाइफ मानी जाती है। ये तो थी नॉर्मल, अभी और भी हैं, पहले हम इस पे एक आपको एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं जीरो कूपन बॉन्ड पे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब जीरो कूपन बॉन्ड पे आपको एक न्यूमेरिकल लगाते हैं एक स्क्रीन पे। अब देखिए
जीरो कूपन बॉन्ड्स, इसकी कैसे डिडक्शन मिलती है? जीरो कूपन बॉन्ड्स के लिए या तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड होना चाहिए। ठीक है, इसकी डिडक्शन मिलती है। इसकी कैसे मिलती है? प्रो राटा बेसिस, प्रो राटा बेसिस। अब इसको आप हम न्यूमेरिकल करवा देते हैं, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अब देखो जीरो कूपन इशू किए हैं और ये स्पेसिफाई होने चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा भी जीरो कूपन बॉन्ड थे। अब कब किए? अक्टूबर 4 2020 को। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी थी? 85। अब जब रिडीम किए तो 100 थी। 2031 को रिडीम होने। नो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर पब्लिक, 1 लाख लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया। अब जे नोटिफाई थे गवर्नमेंट के द्वारा। अब कितनी डिडक्शन मिलेगी? अब जीरो कूपन बॉन्ड की हम डिडक्शन लिखते हैं, कैसे लेनी है? क्या है ये डिडक्शन? अब देखिए इसमें तो कुछ इतनी बड़ी बात तो नहीं है। अब जब फेस में, अब पहले तो हमें इनके मंथ कंप्लीट लेने होते हैं। मंथ अगर वो 15 से अधिक है तो पूरा मंथ हो जाएगा, अगर 15 से लेस है तो पिछला मंथ लेंगे, टेकन करेंगे। ठीक है, मान लीजिए 31 से, मान लीजिए 10 जुलाई है, 10 जुलाई तो इसको कैसे लेंगे? 30 जून, एक महीना पूरा मानेंगे। अब इसी को अगर जे 16 होता तो 31 जुलाई, तो पूरा मंथ मानते। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या है? इस वाले केस में हमें बताया गया अक्टूबर 4, तो इसको कैसे मानेंगे? अक्टूबर 4 है तो सितंबर लिखेंगे, सितंबर 30 सितंबर 2020 कितने हैं? 85 की फेस वैल्यू इसकी। ठीक है, और इसके बाद हमें दिया है जुलाई। अब कितनी जुलाई है? ये 4 जुलाई है। 4 जुलाई दिया हुआ है। 4 जुलाई का मतलब 30 जून 2031। ठीक है, ये 2 साल हो गया आपको, साल तो क्लियर हो गए। अब इनके बीच कितने मंथ बन गए? इतने मंथ बन गए। ठीक है, ये क्या थी? ये इसकी लाइफ थी बॉन्ड की। अब बॉन्ड की वैल्यू निकालेंगे। बॉन्ड्स की वैल्यू क्या होगी? 1 लाख सब्सक्राइबर थे, 1 लाख जिन्होंने वो खरीदा, पब्लिक सब्सक्राइबर थे। और कितने यहाँ पे कितने रखेंगे? 100 में से 85 लेस करके जो रिडेम्पशन वैल्यू होगी 15, कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? 15 लाख। अब डिडक्शन कितनी मिल जाएगी? 1 मंथ की डिडक्शन फॉर 1 मंथ 15 लाख, तो टोटल वैल्यू आ गई डिडक्शन। अब 129 मंथ की। ठीक है, कितनी आ जाएगी ये? ये आ गई 11,628। ठीक है, ये 1 मंथ की आ गई। ये प्रोराटा बेसिस निकालने कैसे? पहले तो हमें बॉन्ड की जो रिडेम्पशन वैल्यू वो 100 है, और उसके बाद जो इशू प्राइस है वो 85। इनमें डिफरेंस कितना होता है? 15 रुपये का। और बॉन्ड की वैल्यू कितनी है? जो हमने सब्सक्राइब किया लोगों ने, कितना है? 1 लाख। 1 लाख को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बॉन्ड की कितनी वैल्यू की? 15 लाख। अब हमने मंथ देखने होते हैं। मंथ कितने? अगर वो 15 से ज़्यादा तारीख है मंथ में, जैसे 15 जुलाई, अगर 15 जुलाई है, जैसे 16 जुलाई है, 16 जुलाई को हम 31 जुलाई मानेंगे। अगर 14 जुलाई है तो उसको 30 सितंबर, 15 को भी 31, 15 से अधिक और 15 से कम। ऐसे हमारे कितने मंथ बने? 129, मतलब 129। अब इसकी 1 मंथ की डिडक्शन हमें कितनी मिल जाएगी? 11,628। अब जो हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है 20 और 21, इसमें कितनी मिल जाएगी? 1 मंथ की तो यह जहाँ पे कहाँ से लेनी है हमने? इशू कब किए थे? जुलाई, अक्टूबर 4 को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
6 महीने बने 11,628 इंटू 6 कितनी आ गई 11,628 इंटू 6 जे बन गई 6,789। उसके बाद हम जब पूरा साल निकालेंगे 12 इसको 12 से मल्टीप्लाई करे जाएंगे और जो लास्ट साल होगा जब जुलाई आया तो जुलाई को जून तक लेना हमने। अप्रैल मई जून जुलाई तो लेना है 3 मंथ बने एंड वाले कितने मंथ बने प्रीवियस ईयर में जब 2031-32 होगा प्रीवियस ईयर तो उस वाले केस में एक तो अप्रैल एक मई एक जून 3 मंथ ही बने और कितनी वैल्यू थी हमारी एक मंथ की 11,628 इंटू 3 जे आ गई 34,884 रुपीज जे साल के एंड में बनेगा। और उसके बीच वालों में हम 12 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे जो जितने बीच वाले आए 12 से जी डिडक्शन पर ईयर मिल जाएगी। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी देख लो आप वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना। अब कोई भी अमाउंट है मालिक ने हमारे ओनर ने कंट्रीब्यूट किया कंट्रीब्यूशन किसमें टू प्रोविडेंट फंड और एंड अदर फंड ठीक है इनमें कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है हमारा एम्प्लॉयर हमारा एम्प्लॉयर नहीं हम कर रहे हैं मतलब एसएससी कर रहा है एसएससी बिजनेस की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे तो एसएससी जो एम्प्लॉयर है जो मालिक है ठीक है मालिक जो ओनर है वो अगर वो ये कंट्रीब्यूशन कर रहा है पीएफ और अदर फंड में किसका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज का तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अब अगर वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ठीक है पेंशन स्कीम जो कहाँ पे हमें बताई गई है 80 CCD में उस वाले केस में क्या कर रहा है उस वाले केस में जितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना उसका 10% हमें जो एम्प्लॉय की सैलरी होगी 10% ऑफ एम्प्लॉय की उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। जहाँ पे सैलरी का मीनिंग क्या होगा सैलरी का मीनिंग होगा सैलरी जो बेसिक है प्लस डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ठीक है इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। इसका आपको एक एग्जांपल बता देता हूं मान लीजिए एम्प्लॉयर है जो एम्प्लॉयर वो 20% करवाता है सैलरी का ठीक है सैलरी टोटल सैलरी जो एम्प्लॉय को दी जाती है मान लीजिए एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी जाती है 10 लाख दी जाती है बेसिक सैलरी। अब इसका उसने 20% 2 लाख करवाया ना इसमें 80 CCD में पेंशन स्कीम में।
अब इनको जो सैलरी जो 10 लाख है, इनको इसका 40% डीएनएस भी अलाउंस देता है एम्प्लॉय। जो एक बंदे का नहीं है, जो काफ़ी एम्प्लॉयज है उनको वो 10 लाख है जो सैलरी मिलती है, और सैलरी का वो 20% इस फंड में जमा करवाता है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, और उनको डीए भी मिलता है। तो डीए 10 लाख पे कितना का, 4 लाख। ठीक है, हमें कितनी इस अकॉर्डिंग कितनी डिडक्शन मिलती है, 10%। तो 14 लाख का हमें कितना मिल जाएगा, 10%। तो कितनी डिडक्शन, 1,40,000। इनमें से जो कम हो ये डिडक्शन मिल जाएगी एम्प्लॉयर को। ठीक है, उसके बिजनेस के लिए। हाँ देखिए जी, अब ये तो होगा कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम। अब हमारा जो आगे का है जो डिडक्शन मिलेगी वो कोई भी, जैसे कंट्रीब्यूशन है हमारे एसएससी को दिया, टू एसएससी किसने दिया, रिसीव्ड बाय टू एसएससी, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे कंट्रीब्यूशन बाय इट्स एम्प्लॉइज टू एसएससी। कोई भी एम्प्लॉय ने एसएससी को कंट्रीब्यूशन किया किसके रिगार्डिंग, फॉर द फंड, कौन सा फंड, वेलफेयर फंड, वेलफेयर फंड। अब हमारे एम्प्लॉयर ने, मालिक का जो एसएससी है जो बिजनेस चला रहा है, उसने वेलफेयर फंड बनाया हुआ, उसके रिगार्डिंग एम्प्लॉय ने उनको कंट्रीब्यूशन दिया। ये भी डिडक्शन अलाउ हो जाती है, कब होगी, अगर ये डिडक्शन हमें, ये खर्चा जो डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन दिया है, कंट्रीब्यूशन बिफोर ड्यू डेट होना चाहिए। ड्यू डेट जैसे जो कंट्रीब्यूशन की डेट आ रही है उससे पहले पहले जमा करवाना चाहिए। अब ड्यू डेट हमारा इनकम टैक्स एक्ट तो नहीं बताता, लेकिन जो एम्प्लॉइज प्रोविजन एंड प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, वो बताता है भी 15 दिन की, जो 15 दिन होते हैं ना, जैसे हम ये मंथ पूरा हो गया, ये मंथ के आगे के 15 दिन ये ड्यू डेट हो जाते हैं। कोई भी अगर हम पेमेंट करना चाहते हैं एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, उससे पहले पहले हमें जो अगर कंट्रीब्यूशन करवा दिया एम्प्लॉयर ने वेलफेयर फंड में, तो इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अब एनिमल अलाउंस एक है हमारा, एनिमल अलाउंस। एनिमल अलाउंस क्या है, अब एम्प्लॉय ने एनिमल, अब जो हमारा जो ओनर होता है, जो बिजनेसमैन है, उसने एनिमल रखे हो कई बार, उस एनिमल के अगर वो सेल करता है, जब बीमार हो गया एनिमल, या उसके कारकेसेस, उसकी हमें डिडक्शन मिल जाती है। अब एक होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसकी भी डिडक्शन मिल जाती है। जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी जो सिक्योरिटी के लिए टैक्स देते हैं, उसको डिडक्शन मिल जाती है। और ऐसे ही एक है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एक है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कमोडिटी पर मिलता है ट्रांजैक्शन, इनकी डिडक्शन भी मिल जाती है। और कोई भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस किसके रिलेटेड, एक्सपेंसेस फॉर प्रमोटिंग फैमिली, प्लानिंग। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग कोई एक्सपेंसेस प्रमोट किया है, अगर ये तो है रेवेन्यू का, तो डिडक्शन 100% मिल जाएगी उसी साल। अगर वो ये कैपिटल नेचर का है तो इसकी डिडक्शन 5 पार्ट्स में मिलेगी, वही बात। ठीक है, 1/5 पार्ट्स में मिलेगी अगर वो फैमिली का। जे प्रमोटिंग फैमिली मतलब जे जो एम्प्लॉयर, जो बिजनेसमैन है, जो एम्प्लॉयर है, वो अपने कर्मचारियों को उनके
फैमिली के रिगार्डिंग, जैसे उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको अपग्रेड के लिए वो खर्चा करता है, वो प्रमोट करने के लिए उसको जो एक्सपेंसेस जो करता है उसकी डिडक्शन मिल जाती है। अगर वो मंथली कर रहा है तो डिडक्शन उसी साल मिल जाएगी। अगर वो कैपिटल कर रहा है, एक बार ही कर रहा है, तो उसको 5 हिस्सों में बांट देंगे, और पहला हिस्सा तो प्रीवियस ईयर में, उसके बाद उसको नेक्स्ट मिल जाएगा। और लास्ट है बैड डेट्स की, जो सेक्शन 36 है वो बताता है बैड डेट्स की ये डिडक्शन के बारे में, उसमें ये लास्ट है बैड डेट्स की डिडक्शन। अब बैड डेट्स के बारे में हमें क्या होता है, ये लिख लेना, पहले 6 वो थे, अब 7 ये 13, और बैड डेट्स का आपको बताता है अभी। अब बैड डेट्स देखिए, अब बैड डेट्स कहते, बैड डेट्स जो खर्चा हुआ है ना, वो इसे वो बैड डेट्स तभी माने जाएंगे जब वो ड्यूरिंग बिजनेस हो, रिलेटेड टू बिजनेस। एक तो बिजनेस में हो, ड्यूरिंग रिलेटेड टू बिजनेस हो, ड्यूरिंग तो रहने दीजिए, रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है, जो बिजनेस कर रहा है। अगर उनका काम है लोगों को पैसा देना, अगर पैसा बाहर से नहीं आया तो बैड डेट्स हो गए। अगर उनका काम है चीजें खरीदना बेचना, अब उन्होंने उधार बेच दी, अब उसको पैसा नहीं मिला और उन्होंने बैड डेट्स लिख दिया, भी ये तो बैड डेट्स हो गए हमारे। और वो बैड डेट्स क्या हो, वो कवरेबल ना हो, रिकवरेबल हो, ई रिकवरेबल, वो रिकवरेबल ना हो, हमें पता है वो हमें मिलने ही नहीं, उसकी हमें डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर वो हमें डिडक्शन प्रीवियस ईयर में मिल जाएगी, अगर बात करते हैं वो बैड डेट्स हमें फ्यूचर में मिल गए, किसी साल मिल गए, वो बैड डेट्स से रिकवर हो गए, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम इनकम मानेंगे बिजनेस की। और इनकम तभी मानेंगे अगर वो पहले हमें डिडक्शन मिली हुई है, हमें वो इनकम से डिडक्शन मिल जाते हैं बैड डेट्स की, अगर वो रिलेटेड टू हमारे बिजनेस हो, दूसरा वो इरिकवरेबल हो। अगर मान लीजिए कहीं बाई चांस वो हमें मिल गए, जिस साल मिलेंगे वो हमारे उस साल इनकम होगी, ठीक है। अब इसकी आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं, 1 मिनट में लगा दूं। राजू जी देखिए, अब बैड डेट्स का जो कंसेप्ट अभी भी बताया, उसका एक ये न्यूमेरिकल है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा अभी कैसे ट्रीटमेंट करना है। अब देखिए, कोई मिस्टर एक्स है जो ट्रेडर है, सेल करता है किसमें, गुड्स, इसने गुड्स बेच दी किसको, उधार पर भाई को। अब भाई के पास हमारा 1/4/2020 को 40,000 खड़ा था, एंड टोटल बिल ड्यूरिंग 60,000 और हमने पे कर दी। अब हमने कितने लेने थे, 1 लाख लेना था, उसमें से उन्होंने मिस्टर वाई ने हमें ओनली 10,000 रुपया दिया, और उसके बाद हमने जो साल का अंत था उस पर हमने 32,000 बैड डेट लिख दिए। अब इसका ट्रीटमेंट करना है। अब कहते हैं भी दिसंबर 19 2021 को जो अगला प्रीवियस ईयर होगा, उसमें हमें उसने पेमेंट कर दी है। 3 केस बने हैं। पहला केस कहते हैं जो 15,000 की, 55,000 की और 70,000, हम तीनों केस बना लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट आउटस्टैंडिंग जो वहां से लेनी थी। अब ये कैसे आएगा, 1 लाख लेना था हमने, उसमें से 10,000 हमारे पास आ गया, और उसके बाद हमने 32,000 बैड डेट्स कर दिए। अब कितनी लेनी है, केस ए में कितनी लेनी है, 58,000, 58 ही हो गया, हाँ जी। और बी में भी लेनी तो हमने सेम ही है ना, 58,000। अब जब प्रीवियस ईयर कौन सी बात चल रही है, दिसंबर 19 मान लीजिए कब, 2021 और 22 प्रीवियस ईयर की बात चल रही है। अब यहाँ पे हमें पैसा कितना मिला, अमाउंट रिसीव
देखिए जब हमारा प्रीवियस ईयर था उस वाले केस में हमने 32,000 बैड डेट्स लिख दिए। अब हमें नेक्स्ट साल ना, नेक्स्ट अगले साल क्या हुआ, अमाउंट रिसीव होगी। पहले वाले केस में हमें कितना मिला, 15,000, और दूसरे वाले 55,000, और तीसरे केस में हमें मिला 70,000। अब देखिए इनमें से डिफरेंस कितना है, 43,000। ये तो हमें डिडक्शन मिल जाएगी, ये हमारी क्या है, डिडक्शन, और इनकम भी होगी जो डिडक्शन। अब कितनी, 43,000 की डिडक्शन मिल जाएगी इस प्रीवियस ईयर में। अब इस वाले केस में कितनी मिलेगी, 3,000, ये भी डिडक्शन मिलेगी। अब हम इस वाले केस में इनकम होगी, ये हमारी इनकम मानी जाएगी 2 और 12,000, ठीक है। इस वाले केस में अगर हमें क्यों इनकम मानी जाएगी, क्योंकि इसमें जो 32,000 बैड डेट्स थे ना वो भी रिकवर हुए होंगे। 70,000 हमने कितना लेना था, उससे 58,000 लेना था। अब उसने हमें 70,000 रुपया दे दिया। अब 12,000 हमारी इनकम है। अगर हम 32,000 नहीं जोड़ते, उस हिसाब से हमने 90,000 लेना था, लेकिन हमने 32,000 की पहले डिडक्शन ले चुके हैं। लेकिन जब हम 32,000 की पहले डिडक्शन ली हुई है, इसलिए हमने 70,000 अब मिला, उसमें हमें जो 12,000 था वो प्रॉफिट हो गया। अब सिंपल हमने 90,000 लेना था, उससे हमने 32,000 तो लिख ही दिया, अभी हमने डिडक्शन ले ली पहले प्रीवियस ईयर में, इसलिए हमारे पास 58,000 बचे हैं। अगर हम ये डिडक्शन ना लेते तो इसमें से जो 70,000 मिलता तो 20,000 पेंडिंग रह जाता, उसमें से 12,000 रुपये की ये डिडक्शन जैसे अभी भी पेंडिंग थी, लेकिन हमने पहले ही डिडक्शन उसकी ले चुके हैं 32,000 की, इसलिए हमें जो 12,000 एक्सेस होगा ना वो हमारी इनकम होगी। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। ये भी हमें डिडक्शन मिल जाएगी, ये यहाँ पे भी दूसरे केस में भी डिडक्शन मिल जाएगी जब हमें 55,000 मिल रहा है, और जब हमें 70,000 तो उस वाले में हमें प्रॉफिट हो गया 58,000 से 12,000 ऊपर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आपका आज कंप्लीट हो गया 36, जो सेक्शन हमें डिडक्शन बताता है, अदर डिडक्शन 36, जो पहले 30 और 35 में नहीं आई थी वो इसमें आ गई, और हमने पूरी डिडक्शन इस में आज कंप्लीट कर दी, ठीक है। और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप इसको एक बार दोबारा देखना ध्यान से, और आपको ये दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, बुक में आप बहुत अच्छे तरीके से अभी करवाया है। और अगर आप चाहते हो भी इसमें हमें पूरे अच्छे नंबर आए पीजीपीपी में, तो आपको ये सभी क्लासें लगानी जरूरी है। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।